त्रिशूल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिया। इस टॉपिक में आज हम जानेंगे उत्पत्ति वृद्धि नियम किसे कहते हैं। तो जो उत्पत्ति वृद्धि नियम है, यह परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की पहली अवस्था है। अर्थात जो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है, उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली जो अवस्था है उसका नाम है उत्पत्ति वृद्धि नियम। दूसरी जो अवस्था है उसे कहते हैं उत्पत्ति समता नियम, और तीसरी जो अवस्था है वह है उत्पत्ति ह्रास नियम। तो यहां पर हम जानेंगे परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की पहली अवस्था के बारे में। और परिवर्तनशील अनुपातों का नियम किसे कहते हैं, इसके ऊपर पहले से ही वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो उत्पत्ति वृद्धि नियम जो है वह परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की प्रथम अवस्था का नाम है। और जो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है वह अल्पकाल से संबंध रखता है। किस काल से संबंध रखता है? अल्पकाल से संबंध रखता है। और अल्पकाल का अर्थ होता है कि जब उत्पादन के सभी साधनों को हम एक साथ नहीं बढ़ा सकते हैं। उत्पादन के कुछ साधन स्थिर रखे जाते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील किए जाते हैं, तो इसे अल्पकाल कहते हैं या शॉर्ट रन के नाम से जाना जाता है। क्योंकि अल्पकाल में समय की कमी होती है, जिस कारण से उत्पादन के सभी साधनों को एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता है। उत्पादन के मात्र 4 साधन हैं। पहला है भूमि, दूसरा है श्रम, तीसरा है पूंजी और चौथा है साहस। अब उत्पत्ति वृद्धि नियम की बात करते हैं कि उत्पत्ति वृद्धि नियम क्या कहता है। इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रखते हुए एक साधन की मात्रा बढ़ाने पर उत्पादन में एक बिंदु तक जो वृद्धि होती है उसे उत्पत्ति वृद्धि नियम कहते हैं। तो जो उत्पत्ति वृद्धि नियम है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि उत्पादन के अन्य साधनों को, अर्थात 3 साधन स्थिर रख लीजिए और एक साधन को बढ़ाना है। और जो साधन बढ़ाया जा रहा है उसको कहते हैं परिवर्तनशील साधन। तो जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन की इकाइयां या मात्राओं को बढ़ाया जाता है तो एक सीमा तक उत्पादन भी बढ़ता है। तो इसे ही कहते हैं उत्पत्ति वृद्धि नियम। क्योंकि उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति मीन्स हो गया उत्पादन, वृद्धि मीन्स हो गया बढ़ना, अर्थात उत्पादन का बढ़ना। तो जब हम उत्पादन का कार्य पहली बार शुरू किया जाता है तो सबसे पहले उत्पत्ति वृद्धि नियम ही लागू होता है, अर्थात उत्पादन में वृद्धि होती है। तो जो उत्पत्ति वृद्धि नियम है उसको इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इसकी परिभाषा को दूसरे रूप में भी जान सकते हैं, अर्थात साधन अनुपात बढ़ाने की तुलना में उत्पादन कई गुना बढ़ जाता है। अर्थात जो परिवर्तनशील साधन बढ़ाया जा रहा है उसकी तुलना में उत्पादन ज्यादा बढ़ता है। अभी कैसे बढ़ता है, एक उदाहरण लेते हैं। माना कि एक लेबर बढ़ाई, एक आदमी बढ़ाया और उत्पादन हो गया 5। 2 लेबर बढ़ाई और उत्पादन हो गया 15। 3 लेबर बढ़ाई और उत्पादन हो गया 30। तो इस प्रकार से देखिए, इसके अर्थात मजदूर की तुलना में उत्पादन ज्यादा हो रहा है। जब 2 मजदूर लगाए गए तो उत्पादन हो गया 15। 3 लेबर लगाई गई, उत्पादन हो गया 30। तो इस प्रकार से देखिए, मजदूर की तुलना में, अर्थात एक मजदूर की तुलना में उत्पादन कई ज्यादा हो रहा है। ठीक है, 2 मजदूर 15 इकाइयों का उत्पादन कर रहे हैं, फिर 3 मजदूर लगाए तो उत्पादन क्या हो गया, 30 हो गया। तो इसलिए यहां पे लिखा है साधन अनुपात बढ़ाने की तुलना में उत्पादन कई गुना बढ़ जाता है। ये कहता है उत्पत्ति वृद्धि नियम। अब जो उत्पत्ति वृद्धि नियम है इसको हम तालिका पर आसानी से समझेंगे, अर्थात जो बात मैंने अभी आपको बताई उसको तालिका पर समझना है। तो तालिका
को बनाने के लिए आपने क्या करना है, 1 2 3 और एंड 4 कॉलम तैयार करने हैं। पहला है मजदूरों की संख्या, जिस पे लिखा है एल फॉर हो गया लेबर सॉल्ट में। दूसरा आता है कुल उत्पादन, यहाँ पे लिखेंगे टीपी टोटल प्रोडक्शन। तीसरे में आएगा औसत उत्पादन, इसे कहेंगे एवरेज प्रोडक्शन। और चौथे में आएगा सीमांत उत्पादन और शॉर्ट में कहेंगे एमपी मार्जिनल प्रोडक्शन। और ऊपर लिखा है भूमि का आकार 50 वर्ग मीटर, अर्थात भूमि जो है वह एक स्थिर साधन है। उत्पादन जब होगा तो 50 वर्ग मीटर पर ही उत्पादन होना है। तो यहाँ पे टेस्टिंग हो रही है, प्रयोग किया जा रहा है कि यदि भूमि का क्षेत्र क्या है, स्थिर है, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है परिभाषा में कि उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रखते हुए, तो उत्पादन का जो एक साधन है ओनली एल, मजदूरों की संख्या, अर्थात मजदूर बढ़ाए जाएंगे, लेकिन खेत का जो क्षेत्रफल है वह 50 वर्ग मीटर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अल्पकाल है और अल्पकाल में भूमि के क्षेत्रफल को नहीं बढ़ाया जा सकता है, पूंजी को भी नहीं बढ़ाया जा सकता है। और जो साहसी है वो तो इस काम को कर ही रहा है। तो तीन चीजें यहाँ पर स्थिर रहेंगी और एक साधन क्या होगा, वेरिएबल होगा, चेंज होगा, परिवर्तन होगा, अर्थात उसको बढ़ाया जाएगा। और उसके बाद देखेंगे उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, एक लेबर क्या हुआ, 50 वर्ग मीटर क्षेत्र में काम करता है, तो उसका कुल उत्पादन उस समय है 5 इकाई। औसत उत्पादन है 5 इकाई और सीमांत उत्पादन है 5 इकाई। लेबर बढ़ाकर 2 कर दिए जाते हैं, मजदूर खेत में 2 लगाए जाते हैं, तो कुल जो उत्पादन है वो बढ़कर 13 इकाई हो जाता है। औसत उत्पादन 6.5 हो जाता है और सीमांत उत्पादन 8 हो जाता है। तो इसी प्रकार से यदि 1 2 3 4 5 लेबरों की संख्या या मजदूरों की संख्या को ज्यों ज्यों बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि यह परिवर्तनशील साधन है, इसमें परिवर्तन किया जा रहा है, मजदूरों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन भूमि का आकार 50 वर्ग मीटर ही रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे श्रमिकों की संख्या बढ़ाई जा रही है, तो कुल उत्पादन भी बढ़ रहा है, औसत उत्पादन भी बढ़ रहा है और सीमांत उत्पादन भी बढ़ रहा है। लेकिन जैसे परिभाषा में कहा गया है, एक सीमा तक, क्योंकि उत्पादन जो बढ़ेगा वो एक सीमा तक ही बढ़ेगा, क्योंकि 50 वर्ग मीटर का जो खेत है उसकी सीमा है कि वो कितने मजदूरों को खपा सकता है। तो यहां पर हमने आदर्श स्थिति को दर्शाया है कि इस खेत में 5 मजदूर ही, अर्थात 1 2 3 4 5 इस प्रकार से मजदूरों की संख्या बढ़ाते चले गए 5 तक, तो उत्पादन में इनकी तुलना में, अर्थात परिवर्तनशील साधन की तुलना में उत्पादन क्या होगा, ज्यादा होगा, अर्थात उत्पादक को फायदा होगा। ओके, अब बात करते हैं कि ये कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन आया कहां से। तो यह एक प्रकार से काल्पनिक तालिका है। तो कुल उत्पादन के लिए सबसे पहले सीमांत उत्पादन पे नजर डालनी है, क्योंकि यह पहले यहां देखिए 5 8 12 19 26 इस प्रकार के अंक बढ़ते क्रम में लगाए गए हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि यदि हम सीमांत उत्पादन को जोड़ना शुरू कर दें, सीमांत उत्पादन की जो इकाइयां हैं अलग अलग, तो उनको जोड़ना शुरू कर दें, ऐड करना शुरू कर दे, तो हमें कुल उत्पादन की प्राप्ति होती है। कैसे होती है, देखिए ये जो 5 है इसको उतार के यहाँ लाना है 5, ठीक है जी। 5 में 8 जोड़ना है, ये हो जाएगा 13, 13 में 12 जोड़ा, उसके बाद 25, 25 में 19 जोड़ा 44, 44 में 26 जोड़ा 70। तो इस प्रकार से यदि हम इनको अलग अलग जोड़ते चले जाएंगे तो हमें कुल उत्पादन की प्राप्ति होती है। इसके बाद आता है कि औसत उत्पादन कैसे निकाला गया। तो औसत उत्पादन निकालने के लिए क्या करना है, अर्थात इसको निकालने के लिए ये टोटल प्रोडक्शन है, इसमें एल का भाग देना है। तो 1 का भाग 5 में देंगे, 5 बार जाएगा। 2 का भाग 13 में देना है, 6.5 आएगा। 3 का भाग 25 में देना है, तो 8.33 आएगा। तो 4 का भाग 44 में देना, तो 11 चौको 44। 5 का भाग 70 में देना है, 14 पंजे 70। तो
यदि औसत निकालना है तो औसत निकालने के लिए हमेशा भाग ही दिया जाता है। तो इस प्रकार से यदि हमने टोटल प्रोडक्शन में मजदूरों की संख्या का भाग दे दिया तो औसत उत्पादन निकल कर आएगा। तो उत्पत्ति वृद्धि नियम में हम क्या देख रहे हैं कि उत्पत्ति वृद्धि नियम में यहाँ पर सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन और कुल उत्पादन तीनों में वृद्धि हो रही है, जबकि साधन एक ही परिवर्तनशील है और भूमि का आकार 50 वर्ग मीटर है। भूमि का जो आकार है वो 50 वर्ग मीटर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और एक सीमा अर्थात यहाँ 5 जो है मजदूर या 5 लिखा है, यहां तक यह एक आदर्श स्थिति को दिखा रहा है जहां तक अधिकतम उत्पादन खेत में किया जा सकता है। अब यदि लेबर की संख्या क्या कर दी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कर दी तो खेत तो क्या 50 वर्ग मीटर ही रहेगा। तो फिर क्या होगा, उत्पादन तो कम होगा लेकिन जो ये मजदूर लगाए जाएंगे तो उनकी मजदूरी बढ़ जाएगी। अर्थात मजदूरी ज्यादा होगी और खेत में जो उत्पादन होगा और जब उसका मूल्य निकाला जाएगा तो दोनों में अंतर होगा। अर्थात उत्पादन का मूल्य होगा कम और मजदूरी देनी पड़ेगी ज्यादा। तो ऐसे में उत्पादक को क्या होगा, हानि होगी। तो इस प्रकार से यह दिखाना है इस तालिका के द्वारा कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन। तो इस प्रकार से जो यह तालिका बतला रही है, यह बतला रही है उत्पत्ति वृद्धि नियम को, वर्धमान नियम को, कि इसमें उत्पादन में वृद्धि हो रही है। तो परिवर्तनशील साधन कौन है इसमें, श्रम है, जिसमें हमारा लिखा है मजदूरों की संख्या। या इसी में क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पे बताया कि उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रखते हुए एक साधन को बढ़ाया जाता है तो उत्पादन में वृद्धि होती है एक सीमा तक। अब क्योंकि यह तो तालिका हुई, अब आता है इसका डायग्राम। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो डायग्राम बनाने के लिए हमने क्या करना है, दो अक्ष, यहां से एक लाइन ड्रॉ की, ये हो गया ओ वाई अक्ष, और यहां से एक लाइन पड़ी वाली हो गई ओ एक्स अक्ष। इस प्रकार से जो हमारी ये ओ एक्स अक्ष है, एक्सिस है, एक्स एक्सिस, इस पे लिखना है मजदूरों की संख्या जो यहां लिखी हुई है। मजदूरों की संख्या नीचे आ जाएगी। अब बात करते हैं कि ओ वाई अक्ष पर हमने तीनों प्रकार के उत्पादन को दिखाना है, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन को। तो नजर डालनी है कि सबसे ज्यादा उत्पादन कितना है, 70 है, ठीक है, और सबसे कम कितना है, 5 है। तो यहां भी इसको भी रेखा चित्र पे इसको भी आना है, इसको भी आना है, टोटल को इसको भी आना है, इसलिए 70 सबसे ज्यादा देखना है। अर्थात कोई भी संख्या है 70 लिखी हुई है, दूसरी जगह ज्यादा होगी तो किस प्रकार से हमने पैमाना मानना है, उस पर नजर डालने के लिए सबसे पहले हाईएस्ट संख्या देखी जाती है और उसके बाद सबसे लोअर संख्या देखी जाती है। तो यहाँ 5 है और यहाँ 70 है, तो इसलिए हमने 13 को भी दर्शाना है, 25 को भी दर्शाना है, 44 को भी दर्शाना है, 70 और इन सारी संख्याओं को हमने दर्शाना है, जो कि 5 से लेकर 70 के बीच सारी की सारी क्या हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी। तो हमने क्या करना है, क्योंकि 5 से लेकर 70 दर्शाना है, इसलिए 10 बराबर बराबर इसके लेकर, माना हमने 2 सेंटीमीटर पर 10 दिखा दिया, उसके बाद 4 पर 20, इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे 30, 40, 50, 60, 70, ये कंप्लीट हो गया यहां से। तो इस प्रकार से पहले 10, समान दूरी पर 20, फिर 30, 40, 50, 60, 70, और इसका टाइटल क्या रहेगा, तीनों उत्पादन, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन हमारा इस वाई अक्ष पर रहेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा टीपी ऑब्लिक एपी ऑब्लिक एमपी। आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं। अब क्या करना है, इसी प्रकार से ये जो रेखा है इसको भी 5 टुकड़ों में बांटना है बराबर स्केल की सहायता से, क्योंकि यहाँ 1 से लेकर 5 मजदूरों को दिखाना है हमने। तो इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5 स्केल की सहायता से आप इसको कर लेंगे। ओके, अब नजर डालनी है कुल उत्पादन। एक पर कुल उत्पादन कितना है, 5, तो यहां पर नजर डालनी है एक पर कितना है, यहाँ पे क्योंकि ये 10 है तो 10 का आधा 5, इस प्रकार से हमने इसका आधा कर दिया, फिर इसका आधा कर दिया, क्योंकि 30 और 40 के बीच कितना अंतर है, 10 का है, तो आधा कर दिया, ठीक है, फिर आधा कर दिया, आधा कर दिया, आधा कर दिया। तो इस प्रकार से 5-5 का अंतर इसमें आ जाएगा, क्योंकि यहाँ सीधे 10 है, 10 के बीच यहाँ 15 हो जाएगा, फिर 20, फिर 25, 30, 35, 40 लिखा नहीं है, लेकिन
इन दोनों के बीच ऐसा 50 और 40 के बीच का जो अंतर है वो 10 का है, तो 10 का आधा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 1 के सामने कितना है 5, तो 1 के सामने यहाँ से दिया, 1 के सामने 5, 2 के सामने कितना है 13, इस प्रकार से 2 के सामने 13, तो 10 से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 13, ओके। इसी प्रकार से 3 के सामने 25, हमारा ये 3 है और यहाँ पे 20/25। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, 1 के सामने कौन सा अंक पड़ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से औसत उत्पादन में क्या होगा, 1 के सामने कितना पड़ रहा है, 2 के सामने कितना पड़ रहा है, 3 के सामने कितना पड़ रहा है, इस प्रकार से पॉइंट पॉइंट लगाते चले जाएंगे। और मैंने रेखा चित्र तैयार कर रखा है क्योंकि हमने पॉइंट पहले से लगा रखे हैं। तो इस प्रकार से जब ये पॉइंट आपस में मिलेंगे इस प्रकार से देखिए और इस प्रकार से देखिए, तो ये पहली जो हमारा वक्र बना इसे कहेंगे टीपी, अर्थात ये टोटल प्रोडक्शन को दिखा रहा है, क्योंकि जैसे यहाँ उत्पादन लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जैसे जैसे लेबर या मजदूरों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है, तो उसी हिसाब से ये रेखा भी क्या हो रही है, ऊपर को बढ़ रही है। अर्थात ये बता रही है कि उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है जैसे जैसे श्रमिकों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। टीपी को दर्शाने के बाद अब हम क्या करेंगे, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन को दर्शाएंगे, क्योंकि जो औसत उत्पादन है उस और जो सीमांत उत्पादन है उसमें से क्या है, एमपी की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, क्योंकि यहाँ 14 है और यहाँ 26 है। तो दूसरे नंबर पर कोई सेम, 1 के सामने 5 है, ठीक है, और अंत में पांचवी लेबर के सामने 26 है। तो पांचवी लेबर ये है और यहां से ये 26 चला गया, तो इसको यहां से मिलाते चले जाएंगे यहां से इस प्रकार से, और दूसरा जो कर्व हमारा तैयार हो गया ये एमपी का हो गया। अर्थात जैसे पहले ये बनाया सेम उसी तरीके से ये बनेगा। और अगला जो अंतिम बनना वो औसत उत्पादन का बनना है। औसत उत्पादन कितना है, एक लेबर के सामने है 5, तो 5 हर जगह 5 ही रहेगा, एक ही जगह से शुरुआत होगी। दूसरा है 6.5, तो थोड़ा ऊपर से रहेगा, इस प्रकार से ये रहेगा, ये रहेगा, ये, तो इसको भी हम मिलाते चलेंगे इस प्रकार से। तो अगला जो हमारा तीसरा नंबर का कर्व बन गया ये हो गया औसत उत्पादन का। तो इस प्रकार से देखिए, सबसे ऊपर कौन है, टीपी की वैल्यू ज्यादा है, उसके नीचे कौन है, एमपी, एमपी की वैल्यू ज्यादा है, और सबसे कम वैल्यू किसकी है, एपी की है, एवरेज प्रोडक्शन की है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर उत्पादन बढ़ रहा है अंकों में, ठीक है, परिवर्तनशील साधन को बढ़ाने से वही रेखा चित्र में भी दर्शाया जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या दिखा रहा है, टोटल प्रोडक्शन, उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्शन, और उसके बाद एवरेज प्रोडक्शन। तो इस प्रकार से हमारा रेखा चित्र पे ये वाला तालिका का प्रदर्शन हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस तालिका की सहायता से ये रेखा चित्र क्या करेंगे, तैयार करेंगे। और जो मैंने ये लिखा है, ठीक है, ये तो हमने पहले उदाहरण के लिए बताया था, तो इसको नहीं लिखना है, इसको हम क्या कर देंगे, मिटा देंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या बन जाएगा, फिगर रेखा चित्र या फिगर बन जाएगा। जो रेखा चित्र मैंने अभी तालिका की सहायता से आपको बताया था, उस रेखा चित्र को हम सीधे भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ड्रॉ कब कर सकते हैं, जब हमको पता हो कि कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन किस प्रकार से बढ़ रहा है। तो रेखा चित्र यदि हमने 2-3 बार 4-5 बार रिपीट कर लिया और हमें याद हो गया कि उसका वक्र किस प्रकार से जाता है, तो हम बिना तालिका की सहायता से भी टीपी, एमपी और एपी को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ड्रॉ करने के लिए अब ये दूसरा तरीका बता रहे हैं आपको शॉर्टकट का। इस पे क्या करना है, हमारा ओ एक्स ये हमारा अक्ष रहेगा, इस पे हमारा एल आएगा, मजदूरों की संख्या, और जो हमारा वाई अक्ष है उस पर टीपी आएगा, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन। ये 3 प्रकार के उत्पादन एक साथ आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम रेखा चित्र कैसे ड्रॉ करेंगे, इस प्रकार से देखिए, हमारा रेखा चित्र ऐसा चला जाएगा, ये हमारा हो जाएगा टीपी। उसके बाद हमारा इस प्रकार से ये बीच में रहेगा हमारा एमपी, और उसके बाद हमारा उसके नीचे रहेगा एपी। तो इस प्रकार से देखिए, ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, इस मूल बिंदु से यहां से स्टार्टिंग, जहां से हमने 0 लिखा है,
इन 3 वक्रों को सीधे ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये वक्र ऊपर जा रहे हैं, जो क्या बतला रहे हैं, यदि कोई वक्र ऊपर को जाता है सीधे, ठीक है, तो ये बतलाता है कि ये बतला रहा है उत्पादन में अर्थात कुल उत्पादन बढ़ रहा है, मार्जिनल अर्थात सीमांत उत्पादन भी बढ़ रहा है, और औसत उत्पादन भी बढ़ रहा है। तो उस रेखा चित्र को हम ऐसे बना सकते हैं, किताबों में ऐसा बना भी आपको कहीं पर दिखाई देगा। अलग अलग जगहों पर अलग अलग ढंग से रेखा चित्र को बनाया गया है, तो इसको भी हम इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। यदि हमें क्या आता है, कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन या औसत उत्पादन जो है, उत्पत्ति वृद्धि नियम में तीनों में वृद्धि होती है, तीनों बढ़ते हैं, तो हमारा फिगर में जो ये तीनों कर्व हैं ये ऊपर की ओर जाएंगे। लेकिन तालिका के द्वारा उनको कैसे बनाया जाता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उत्पत्ति वृद्धि नियम, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न को समझने के बाद अब समझते हैं कि उत्पत्ति वृद्धि नियम और लागत में क्या संबंध होता है। अर्थात उत्पादन जब कार्य किया जाता है तो उसकी लागत आती है, उसमें पैसा खर्च होता है। उत्पादन बिना पैसे के नहीं होता है। यदि मजदूर लगाए जा रहे हैं तो फ्री में तो कोई काम नहीं करेगा, उसको क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर उत्पादन की जो तुलना की जा रही है वो लागत से की जा रही है। तो उत्पत्ति वृद्धि नियम में क्या देखा जा रहा है कि उत्पादन ज्यादा हो रहा है और मजदूरी कम देनी पड़ रही है। दोनों की जो वैल्यू आएगी वो पैसों में आएगी। यदि मजदूरी देनी पड़ रही है 2 रुपया और उत्पादन हो रहा है 5 रुपये का, तो इट मीन्स क्या हो गया, 5 में से 2 घटा दीजिए तो 3 रुपए का लाभ हो रहा है। तो इस प्रकार से उत्पत्ति वृद्धि नियम में लागतें क्या होती हैं, इसको यहां पे समझ लेते हैं कि उत्पत्ति वृद्धि नियम और कॉस्ट में क्या संबंध है। लिखा हुआ है कि जब यह नियम लागू होता है, अर्थात उत्पत्ति वृद्धि नियम जब लागू होता है तो उस समय लागतों में कमी आती है। याद रखना है कि जब उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है तो उस समय लागतों में कमी आती है, अर्थात लागतें घटती हैं। कौन कौन सी लागतें घटती हैं, ठीक है, इससे पहले इसको लागत ह्रास नियम भी कहते हैं। अर्थात जो उत्पत्ति वृद्धि नियम है, उत्पादन में जब वृद्धि बताई जा रही है तो उसमें ठीक उल्टा होगा कि लागतों में ह्रास होता है, कमी आती है। और कौन कौन सी लागतें घटती हैं, यहाँ पे देखिए, औसत लागत और सीमांत लागत दोनों घटती हैं, दोनों में कमी आती है, कम पैसा खर्च होता है। लेकिन तुलनात्मक रूप से सीमांत लागत ज्यादा घटती है। जो सीमांत लागत है वह औसत लागत की तुलना में तेजी से गिरती है, क्योंकि बढ़ने में तो वो औसत लागत से ऊपर है, औसत लागत से ऊपर रहती है कि जब उत्पादन होता है तो बीच में आ जाती है एमपी की रेखा, सीमांत उत्पादन की रेखा। लेकिन जब लागतों की बात आती है तो ये रेखा तब सबसे नीचे आएगी। अभी कैसे आएगी इसको भी आपको डायग्राम पे दिखाएंगे। तो इस प्रकार से ये 3 बातें आपने याद रखनी है कि जो उत्पत्ति वृद्धि नियम और लागत में क्या संबंध होता है, कि जब उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है तो उस समय लागतें घटती हैं, ठीक है, इसलिए इसको लागत ह्रास नियम भी कहते हैं। किसको, उत्पत्ति वृद्धि नियम को, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। अगला, औसत लागत और सीमांत लागत दोनों घटती हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से जो सबसे ज्यादा लागत घटती है वह मार्जिनल कॉस्ट घटती है औसत लागत से। अर्थात औसत लागत की तुलना में जो सीमांत लागत है वो ज्यादा तेजी से घटती है। घटते लागतों के नियम को, क्योंकि जब उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है तो उस समय घटती लागतों का नियम शुरू हो जाता है। तो उसको रेखा चित्र पर कैसे दर्शाएंगे, यहां पर सेम हमने 2 अक्ष ड्रॉ करने हैं, एक हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष है। तो इस पे अब हमने औसत उत्पादन एपी और एमपी को इस पे दर्शाएंगे वाई अक्ष पर, और एक्स अक्ष पर हमारा एल रहेगा, श्रमिकों की संख्या या मजदूरों की संख्या। ओके, अब इस प्रकार से देखिए, यहां से सीधे ड्रॉ करना है। पहला यहां से इस प्रकार से देखिए, ये हमारी जो रेखा होगी ये हमारी होगी मार्जिनल कॉस्ट की, सीमांत लागत की रेखा रहेगी, और इससे जो ऊपर रहेगा वो हमारी एसी की रेखा रहेगी, एवरेज कॉस्ट की रेखा रहेगी।
तो इस प्रकार से जब लागतें घटती हैं, अर्थात उत्पत्ति वृद्धि नियम में, क्योंकि यहाँ उत्पादन बढ़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ इसका मीनिंग होगा कि लागत घट रही है, क्योंकि उत्पादन की तुलना लागत से की जा रही है। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि जब लागत घटेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, तो लागतों की तुलना उत्पादन से की जा रही है। कैसे की जा रही है कि एक मजदूर की बात कर रहा हूं मैं, कि एक मजदूर की दिहाड़ी है 10 रुपया, एक से उदाहरण लेते हैं, उसकी दिहाड़ी है 10 रुपये और वो उत्पादन करता है 20 रुपये का, ठीक है। तो 10 रुपया तो उसकी दिहाड़ी है, ये उत्पादन की क्या हो जाएगी, लागत हो जाएगी। और जबकि लाभ क्या हो रहा है, 20 का हो रहा है। 20 रुपये का उत्पादन एक लेबर कर रहा है और 10 रुपये उसको दिहाड़ी देनी पड़ रही है, तो 10 रुपये का उसको बेनिफिट हो रहा है। तो इसलिए जब ये उत्पादन ऊपर को बढ़ेगा उत्पत्ति वृद्धि नियम के अंतर्गत, तो लागत क्या हो जाएगी, जैसे हमने 10 रुपये दिखाया, तो लागत जब घटेगी, ठीक है, 10, 5 इस प्रकार से नीचे की तरफ, तो पहले ऊपर एसी रहेगा, एवरेज कॉस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ एवरेज कॉस्ट नीचे था, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पर ज्यादा रहेगी और यहाँ पर कम रहती है, और उसके बाद उसके नीचे रहेगा एमसी। ओके, तो जैसे जैसे उत्पादन ऊपर की ओर बढ़ेगा तो लागतें नीचे की ओर घटेंगी, तो लागत अर्थात एसी और एमसी का जो वक्र होगा, इसके अर्थात इसका ठीक उल्टा होगा। तो क्या हम बता रहे हैं आपको कि जब उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है, परिवर्तनशील अनुपातों का जो प्रथम अवस्था है, फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट फेज है, तो उस स्थिति में यदि टीपी, एमपी और एपी बढ़ता है तो उस समय एसी और एमसी घटता है। लेकिन सबसे ज्यादा कौन घटता है, एमसी घटता है, मार्जिनल कॉस्ट घटती है। मार्जिनल कॉस्ट की जो रेखा है वह एवरेज कॉस्ट की रेखा के नीचे रहती है। तो इस प्रकार से आज हमने आपको क्या बताया, इस टॉपिक के अंदर ये बताया कि उत्पत्ति वृद्धि नियम या वर्धमान प्रतिफल नियम क्या होता है और यह किस नियम की पहली अवस्था है। तो उत्पत्ति वृद्धि नियम हमें यह बतलाता है कि अन्य साधनों को स्थिर रखते हुए यदि एक साधन की मात्रा को ज्यों ज्यों बढ़ाते हैं, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से बढ़ाते हैं, तो एक सीमा तक उत्पादन बढ़ता है। इसे ही उत्पत्ति वृद्धि नियम कहते हैं। तो जिसको मैंने पहले तालिका के द्वारा आपको बताया, क्योंकि इसको हम टोटल प्रोडक्शन के रूप में, फिर एवरेज प्रोडक्शन के रूप में और मार्जिनल प्रोडक्शन के रूप में देखते हैं, जो कि अर्थशास्त्रियों के द्वारा समझाया गया है। उसके बाद हमने आपको तालिका के बाद डायग्राम बनाना सिखाया। उसके बाद हमने यहाँ पर आपको बताया कि कई किताबों में आपको इस प्रकार से मिलेगा कि जिसमें कि हमने टीपी, एमपी, एपी को सीधे ड्रॉ कर दिया। ये ड्रॉ हमें कब याद रहेगा कि जब हम तालिका को समझते हैं और तालिका के बाद यदि हमने फिगर बनाया है। फिर हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि जब परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की पहली अवस्था उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है तो उस समय लागतें घटती हैं। उत्पादन जब बढ़ेगा तो इसका मीनिंग होता है कि लागत घटेंगी, उत्पादन की वैल्यू ज्यादा आएगी और लागत की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होगी। तो प्रथम अवस्था में जो उत्पादक होगा उसको लाभ होगा, उसको क्या होगा, लाभ होगा, क्योंकि लागतें लगातार अर्थात उत्पादन पर किया जाने वाला खर्चा लगातार घट रहा है। तो ऐसी अवस्था में आप सीधे ये वक्र ड्रॉ कर दीजिए। सबसे नीचे रहेगा एमसी और उससे ऊपर रहेगा एसी। ओके, तो इस प्रकार से ये हुआ उत्पत्ति वृद्धि नियम।